वेलकम फ्रेंड्स। कल हम लोग छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति से भी 1 क्वेश्चन आना पक्का है। तो ध्यान से पढ़िएगा, इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं सारे फैक्ट सारे चीज यहाँ पर मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ना, वो छत्तीसगढ़ की लोक गाथा है। तो जो लोक गाथा में जो सबसे फेमस है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, लोक गाथा का पहले मीनिंग हम जान लेते हैं कि लोक गाथा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ। तो लोक जो गाथा है ना, वो लोगों के द्वारा किसी बड़े महापुरुष या किसी फेमस चरित्र का गाथा गाना है। जैसे रामायण के पात्र का हो गया, महाभारत के पात्र का हो गया। जैसे महाभारत के पात्र की गाथा पांडवानी के माध्यम से गाया जाता है, तो ये लोक गाथा है। ठीक है, पहले आपको लोक गाथा का मतलब समझ में आया। अब छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित लोक गाथा है, जो इंपॉर्टेंट लोक गाथा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है फूल बासन की गाथा, दूसरा फूल कंवर की गाथा और तीसरा पंडवानी। तो पंडवानी से 1 क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, पंडवानी वाला। बाकी ऊपर के जो 2 हैं उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। इसमें से जो पहला है फूल बासन की गाथा, फूल बासन की गाथा, इसमें क्या हुआ था ना, ये रामायण कालीन गाथा है। इसमें क्या होता है, माता सीता लक्ष्मण से फूल बासन नामक फूल लाने की अनुरोध करती है। तो लक्ष्मण जी जो है वो अनेक कठिनाइयों के बावजूद ये फूल को लाने में सफल होते हैं। बस एक यही गाथा है इसमें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी प्रकार ये फूल कंवर की गाथा, इसमें क्या होता है, राजा जगत की बेटी जो है वो, जो फूल कंवर की गाथा है ये मुगल कालीन है, ऐसे समझिए। इसमें क्या होता है, इस गाथा में राजा जगत की बेटी फूल कंवर के युद्ध पराक्रम और उसकी वीरता का वर्णन इसमें गाया गया है। तो ये दो जो है ना, कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं है पंडवानी के कंपेयर में। तो हम लोग पंडवानी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पंडवानी को देखते हैं। जो पंडवानी है ना, ये महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी स्वरूप है, लोक स्वरूप है। याद रखना, पंडवानी जो है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं मैं उसको लिखते चल रहा हूं। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले आप याद रखिए, इसका कथा किस कथा पे आधारित है, मतलब किस कथा का लोक गाथा है ये पंडवानी। तो ये महाभारत की कथा, महाभारत। अच्छा, तो इसके रचयिता कौन है, ये भी एग्जाम में आता है। तो याद रखना, इसके रचयिता सबल सिंह चौहान, सबल सिंह चौहान, सबल सिंह चौहान। कहां से थे ये, रतनपुर से। पेन कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। स्क्रीन में सब चीज लिखाया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग सोचते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे पढ़ेंगे, फिर उससे फायदा नहीं होगा। एक बार नोटबुक में लिख लो, जब तक एग्जाम दे दोगे आप तब तक ये काम आने वाला चीज है। अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ, देखते जाओ। इसमें पंडवानी के एक प्रसिद्ध गायक हैं, उनका नाम है झाड़ू राम देवांगन। इनका नाम आपको याद रखना है अब, झाड़ू राम देवांगन, झाड़ू राम देवांगन। क्यों इनका नाम याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप लिखना स्टार्ट करिए। झाड़ू राम देवांगन, इनको पंडवानी का पितामह कहा जाता है, पंडवानी के पितामह, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, के पितामह। इसलिए ये नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक प्रश्न और बनता है कि इस पंडवानी का आयोजन किस अवसर पे किया जाता है। तो इसके आयोजन के लिए किसी विशेष दिवस या दिन की जरूरत नहीं है, या किसी विशेष ऋतु की जरूरत नहीं है कि इसी सीजन में इसका आयोजन किया जा सकता है या इस दिन इसका आयोजन किया जा सकता है। इसका आयोजन कभी भी किया जा सकता है, पहले याद रखिए। अब इसके मुख्य नायक कौन है, अब ये गाथा है ना, तो कोई ना कोई तो मुख्य नायक होगा। तो इसके मुख्य नायक है
वो है भीम। 5 पांडव आपको याद है, उसमें से एक भीम भी था। तो 5 पांडवों में से इसके मुख्य नायक है भीम, और एक नायिका, मुख्य नायिका। अब हीरो है तो हीरोइन तो होगी ना, तो मुख्य नायिका इसमें द्रौपदी, ये याद रखना। इतना लिख लीजिए, मैं साइड में और कुछ इंफॉर्मेशन है वो लिखता हूं। अब जब पंडवानी का गायन किया जाता है तो इसमें एक प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? एग्जाम में प्रमुख वाद्य यंत्र भी बनता है। तो प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का मतलब होता है कि इस बाजा से बजाकर मतलब म्यूजिक दिया जाता है। तो एक है तंबूरा, तंबूरा, और दूसरा याद रख लेना करताल। ये दोनों एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इतना। अब इसके दो प्रकार की शैली है, इसकी दो शैली जो है ना वो प्रचलित है। तो यहां पर मैं इसकी शैली लिख देता हूं, दो शैली इसकी प्रचलित है। कौन कौन से इसकी दो शैली प्रचलित है? पहला जो है वो है, कौन कौन सी दो शैली प्रचलित है इसकी? तो एक है वेदमती शैली। कौन सी शैली? वेदमती शैली। और दूसरा है कापालिक शैली। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो जो वेदमती शैली है ना, इसमें केवल गायन होता है, केवल गायन, यहां पर नृत्य नहीं होता, केवल गायन होता है। और ये जो कापालिक शैली है ना, इसमें गायन के साथ नृत्य भी किया जाता है। गायन तो होता है लेकिन साथ में नृत्य का भी आयोजन होता है। अब एग्जाम में इसके प्रमुख कलाकार आते हैं, तो कलाकार के नाम भी आप लिखते चलिए साथ में। इसके वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार है झाड़ूराम देवांगन, मैंने अभी बात किया, जो कि पितामह कहलाते हैं पंडवानी के। इसका नाम है झाड़ूराम देवांगन। सेकंड लिखिएगा रेवा राम साहू, रेवा रेवा राम साहू। तीसरा लिखिएगा पुनाराम निषाद। ये सब नाम याद रखना है क्योंकि ये सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और पंडवानी से आना तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो पंडवानी को अच्छे से पढ़िएगा। चौथा नाम याद रखना रितु वर्मा। ये जितने नाम मैंने बताया ना, झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, रितु वर्मा, ये वेदमती शैली से संबंधित है। अब कापालिक शैली, जो पंडवानी थी ना, वो ओरिजिनली वेदमती शैली थी, बाद में कापालिक शैली आई। तो कापालिक शैली किन्होंने इसे प्रस्तुत किया? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है तीजन बाई। तीजन बाई, इनका नाम आपको याद रखना है, तीजन बाई। इन्होंने कापालिक शैली के रूप में पंडवानी को प्रचलित किया। तीजन बाई का नाम याद रखना है। दूसरा शांतिबाई, शांतिबाई। और तीसरा नाम आपको याद रखना है वो है उषाबाई। इतना नाम याद रखिए, उषाबाई। ये पंडवानी था। जितने पंडवानी से प्रमुख जो हो सकता है फैक्ट, मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने वाले कलाकार कौन है, तो उसमें नाम याद रखना, पहला तो झाड़ूराम देवांगन, दूसरा नाम याद रखना तीजन बाई। तीजन बाई का नाम आप अवश्य रूप से याद रखना। तीजन बाई ने पंडवानी को बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई है। और तीसरा नाम आप याद रखिएगा रितु वर्मा का, रितु वर्मा। ये तीन नाम आपको याद रखना है कि दो शैली हैं, वेदमती शैली, कपालिक शैली। जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने यहां पर बताया आपको। तो हम अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीतों को देखेंगे। तो इस लोकगीतों का आयोजन कब किया जा सकता है? तो किसी विशेष पर्व पे किया जा सकता है, अगर बच्चे का जन्म हुआ तब किया जा सकता है, खेती में धान बोते समय किया जा सकता है, जनजातीय गीत भी होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत है। लोक मतलब लोगों में प्रचलित गीत, ठीक है। तो इन गीतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला गीत है वो है पंथी नृत्य भी है और गीत भी है, ठीक है। पंथी गीत भी है और पंथी नृत्य भी है। तो मैंने नृत्य लिख दिया है, अभी हम गीत देख रहे हैं, तो पंथी गीत। तो पंथी गीत
सतनाम पंथ द्वारा गाया जाने वाला विशेष लोकगीत है। तो कौन से जाति के लोग? तो सतनाम जात, सतनाम पंथी के द्वारा गाया जाता है। इसके प्रमुख जो गीतकार हैं, बहुत ही फेमस हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, जो है स्वर्गीय देवदास बंजारे। देवदास बंजारे, इनका नाम याद रख लेना। ये पंथी गीत के या नृत्य के बहुत ही फेमस गायक भी थे, नृत्य भी करते थे। इन्हें पंथी नृत्य का जनक कहा जाता है। पंथी नृत्य के ये जनक कहलाते हैं, मतलब इन्होंने पंथी नृत्य को जन्म दिया है, ऐसा समझिए, बहुत ही फेमस किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ही पंथी नृत्य को बहुत ही फेमस किया। इंटरनेशनल लेवल पे ये पंथी नृत्य को लेके गए और वहां ले जाकर इसे बहुत ही फेमस किया। तो इसका नाम याद रख, इनका नाम याद रखिएगा, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी का। अब इसमें एक चीज और बता दूं, तीसरा फैक्ट जो कि एग्जाम में आता है, कि इस नृत्य के दौरान जो नर्तक है वो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। ये प्रश्न में एक बार बना हुआ है व्यापम में ही शायद, कि कौन से नृत्य में जो कलाकार है वो पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं। सो याद रखना। अब इसके कुछ वाद्य यंत्र हैं, उसको नाम याद रखना है। एक है मांदर और दूसरा झांझ। इनका नाम, ये दो वाद्य यंत्र का नाम याद रखना, मांदर झांझ। मांदर और झांझ बजाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, और इस नृत्य के दौरान जो गाना गाया जाता है या गीत गाया जाता है उसे कहते हैं पंथी गीत, पंथी गीत। तो ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लव सॉन्ग है, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रणय गीत। प्रणय गीत, प्रणय गीत, इंग्लिश में से लव सॉन्ग बोलेंगे, प्यार भरा गीत, लव सॉन्ग। तो उसमें से एक है ददरिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखना, ये आया हुआ प्रश्न है जो बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? लोक गीतों का राजा, तो किसे कहा जाता है? ददरिया को, गीतों का राजा। याद रखना, ददरिया छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा है। सवाल जवाब शैली में आयोजन इसका किया जाता है। कब गाते हैं? तो फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा अपने मन की बात को पहुंचाते हैं एक दूसरे से, सवाल जवाब शैली में गाते हैं। ठीक है, ये एक लव सॉन्ग है जिसे सीजीपीएससी ने 2016 में पूछा था। इसके कुछ फेमस कलाकार हैं, उसका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया। इसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लक्ष्मण मस्तूरिया। दिलीप सड़ंगी, दिलीप षडंगी, केदार यादव। ये तीन नाम आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केदार यादव, ददरिया। अब आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर जो बैगा जनजाति है ना, वो ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करती है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंदैनी गायन, मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए, ये भी एक लव सॉन्ग है। ये लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। लोरिक एवं चंदा, लोरिक एवं चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसके जो कलाकार हैं, जो फेमस कलाकार हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, चिंता दास। चिंता दास का नाम आपको याद रखना है। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वाद्य यंत्र का जो प्रयोग करते हैं वो है टिमकी ढोलक, टिमकी
एवं ढोलक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो है ढोला मारू, ये भी एक प्रेम प्रसंग है। यह ढोला और मारू, ढोला और मारू का प्रेम प्रसंग पर गायन है। ये जितने फैक्ट्स हैं ना आप लिखते चलिए, आपका एक पहला तो आपका नोट्स बन जाएगा, और जितने अपकमिंग एग्जाम्स हैं छत्तीसगढ़ में जो होते हैं उसमें लोक कला संस्कृति से प्रश्न तो बनता ही है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी प्रमुख कलाकार जो एग्जाम में कई बार आया है, नाम याद रखना, आपको याद रखना है ढोला मारू की जो प्रमुख कलाकार है सुरुजबाई खांडे, इनका नाम याद रखना है कई बार। जब ये आप एग्जाम दिला के आएंगे ना, उसके बाद ये वीडियो को एक बार और देखिएगा आप, तब आपको लगेगा कि हाँ यहीं से एक दो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला है मंडी निरीक्षक का, उसमें 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे, और उस 15 में से एक दो क्वेश्चन अवश्य रूप से इस खंड से आएंगे। सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सो मैं वापस आता हूं, जो ढोला मारू है उसकी जो प्रमुख कलाकार है सुरुजबाई खांडे, रट्टा मारिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर में लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि। आगे देखें भरथरी गीत, ये राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन पर आधारित है गीत है। इसकी जो फेमस सिंगर है या गायिका है वो है सुरुजबाई खांडे, इसकी भी सुरुजबाई खांडे नाम याद रखेगा। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है एक तारा एवं सारंगी। उसके बाद अगला है जो गीत है वो है बांस गीत, ये छत्तीसगढ़ में राउत जाति द्वारा गाया जाता है, राउत जाति द्वारा इसका गायन किया जाता है। अब आप याद रखिएगा इस जो गीत है ना, इसका जो कथा वस्तु है या विषय वस्तु है, इसमें महाभारत के पात्र कर्ण, मूर्ध्वज और शीत वसंत का वर्णन होता है इस बांस गीत में। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम याद रखना, एक है केजूराम यादव और नकुल यादव, मैं लिख देता हूं स्क्रीन में, केजूराम यादव ये जो स्क्रीन में लिखना होता है ना ये बहुत ही कठिन होता है, अगर ये ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो उसमें लिखना आसान होता है, और उसमें राइटिंग हैंड राइटिंग भी थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ये स्क्रीन में लिख रहे हैं तो राइटिंग बहुत ही खराब बनता है पहला तो, और लिखने में बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अब ऑनलाइन पढ़ाना है तो एक माध्यम यही है पेन टैबलेट। तो ये याद रखिए बांस गीत के जो दो फेमस कलाकार हैं केजूराम यादव और नकुल यादव, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बांस ही है। अब हम जो देखते हैं आगे, एक है सुआ नृत्य, सुआ गीत भी होता है और सुआ नृत्य भी होता है। तो सुआ गीत के बारे में पहले देखते हैं। सुआ नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है ना वो सुआ गीत है, और ये अगर आप ग्रामीण सभ्यता से मतलब जो गांव में लोग रहते हैं वहां से बिलोंग करते हो गांव से किसी, तो आपने ये नृत्य को जरूर देखा होगा दिवाली के समय। तो लेकिन जो शहर में रहते हैं वो इस गीत या ये सुआ नृत्य को देखे नहीं होंगे, लेकिन अब देखे हैं नहीं देखे हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एग्जाम के लिए आपको याद तो करना ही है। तो चलिए इस गीत के बारे में आपको बता दूं, इस गीत का आयोजन सुआ नृत्य के दौरान किया जाता है। इसका जो है ना दीपावली के समय इसका आयोजन किया जाता है, दीपावली पर्व के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। सुआ नृत्य जो है ना, जो सुआ गीत है या सुआ नृत्य है, ये शिव और गौरी के प्रतीक होते हैं, ठीक है, और ये केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो सुआ नृत्य होता है ना, इसका इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो केवल लेडीज या महिलाएं होती हैं। और एक चीज यहाँ पर एक फैक्ट याद रख लेना, मुकुटधर पांडे ने सुआ नृत्य को
छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहाँ है? अब एक बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो नृत्य है, नृत्य ना, सुवा नृत्य, इसमें से कौन सा जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का गरबा है? छत्तीसगढ़ गरबा कहा जाता है इस नृत्य को। अब ये इंपॉर्टेंट है। सुवा जो नृत्य है, किसने कहा था? मुकुटधर पांडे ने। मैं नाम लिख देता हूं। एक साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के, मुकुटधर पांडे। इन्होंने सुवा नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा का दर्जा दिया है। इसमें ना, इस नृत्य के दौरान दो तोता होता है, दो तोता, जिसमें से एक शिव और दूसरा पार्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। और इस तोता के चारों ओर घूम घूम के महिलाएं नृत्य करती है। इसके अलावा आपको दो गीतों का नाम और याद रखना है। एक है जवारा गीत, नवरात्रि के समय इस गीत को गाया जाता है जब जवारा निकाला जाता है ना, जवारा बोते हैं, ये जवारा गीत है। और दूसरा सेवा गीत, ये भी नवरात्रि के समय देवी माता का पूजा करते समय ये गीत को गाया जाता है, सेवा गीत। ये दो गीत याद रखना जो कि नवरात्रि से संबंधित है। नवरात्रि के दौरान इस गीत को गाया जाता है। अब इसके अलावा जो बच्चों के जन्म से संबंधित कुछ गीत है, मैं उसको बता दूं। बच्चों के जन्म संबंधित गीत है, एक है सधौरी गीत। एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा गीत बच्चों के जन्म से संबंधित या बच्चों से संबंधित है। तो एक याद रखना, सधौरी गीत। दूसरा सोहर गीत, सोहर गीत। और तीसरा लोरी गीत। तो लोरी तो बहुत ही कॉमन है, आपने समझ गए होंगे, बच्चे को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, तो वो गीत हो गया लोरी गीत। सौधौरी गीत ना बच्चों के जन्म से पहले ये गाया जाता है, और सोहर गीत बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। बस इतना याद रख लीजिए, एग्जाम में इतना डीप नहीं आएगा। बस क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा गीत बच्चों से संबंधित है, बच्चों के जन्म से संबंधित है। और कुछ छत्तीसगढ़ के प्रमुख विवाह गीत हैं, उस गीत का नाम आपको याद रख लेना है। अब जो ग्रामीण अंचल से होंगे उनको पढ़ने या याद करने की जरूरत नहीं है, वो ये सब चीज को देखे हैं, अपने आंखों से सुने हैं, है ना। तो पहला है चुल माटी गीत। तो मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने ये सब गीत अपने आंख से, मतलब सुने हैं, कानों से सुने हैं और आंख से देखे हैं। कुछ गीत को गाते समय नृत्य का भी आयोजन होता है। तो ये सब मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो शहर से बिलोंग करते हैं, है ना, या छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करते, छत्तीसगढ़ के बाहर से है, कोई एमपी से है लेकिन छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के एग्जाम देते हैं, तो इन सब गीतों को अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक विवाह गीत है, एक है चुल माटी गीत। ये विवाह के समय ना, मिट्टी खोदने के समय कुछ एक रिवाज है, उस रिवाज को पूरा करते समय इस गीत का गाया जाता है। दूसरा है तेल चढ़ी। तेल चढ़ी में क्या करते हैं, हल्दी लगाया जाता है कन्या को, वर को, तब ये गीत गाते हैं। तीसरा है मायन गीत। मायन गीत, मायन गीत, मायन के समय ये गीत को गाते हैं। बारात गीत है। भावर गीत है, भावर का मतलब फेरा लेते समय, फेरा लेते समय जो गीत गाते हैं उसे भावर गीत बोलते हैं। टिकावन गीत है। टिकावन, टिकावन का मतलब है नव दंपति को ना उपहार देते हैं, उपहार। तो उपहार देते समय जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं टिकावन गीत। गौना गीत, गौना मतलब विदाई गीत, विदाई करते समय जो गीत गाते हैं उसे बोलते हैं गौना गीत। ठीक है, ये सब गीत हैं। अब इसमें जो छत्तीसगढ़ के गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। ऑप्शन में यही आएगा कि निम्न में से कौन सा विवाह गीत है। तो अब ऑप्शन ये आपको याद रहेगा, तो अब चार में से सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। अब इसके बाद हम जो जाएंगे वो है लोक नृत्य। तो जो जो गीत पढ़ा ना, लोक गीत पढ़ा, उन्हीं में से हम लोग लोक नृत्य भी देखेंगे। लोगों में प्रचलित नृत्य लोक नृत्य है। तो देखो, पहला है सुआ नृत्य, हमने अभी डिटेल में पढ़ा है, तो मैं अभी और इसमें कुछ नहीं ऐड करूंगा। सुआ नृत्य। दूसरा है पंथी नृत्य, इसको भी हमने देखा है अभी जस्ट,
गीत के समय, पंथी नृत्य। तीसरा है राउत नाचा। अब ये इंपॉर्टेंट है, राउत नाचा। बिलासपुर का राउत नाचा ना बहुत ही फेमस है। सो इसलिए बिलासपुर में जो राउत नाचा होता है वो कब से प्रारंभ हुआ है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो बिलासपुर में जो राउत नाचा होता है ना, इसका आयोजन प्रारंभ 1978 से हुआ है और 1978 से लगातार हो रहा है इसका आयोजन। ठीक है, सो इसका याद रख लेना। बाकी राउत नाचा तो आपने सबने ही देखा होगा। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है गढ़वा बाजा। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो राउत जाति द्वारा किया जाता है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। आयोजन कब किया जाता है, तो जो दिवाली के जस्ट बाद जो एकादशी आती है ना, उसके बाद से इसका आयोजन किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और जो महिलाएं, कुछ पुरुष है वो महिलाओं का वेशभूषा भी धारण करते हैं। बस, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, इतना याद रख लेना। तो हम लोग आज छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति का पार्ट 1 देखे हैं। इसका पार्ट 2 मैं जस्ट अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद।